हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम एड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एड्स क्या है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये एचआईवी की वजह से ह्यूमन के अंदर होगा। एक्चुअल में जो एड्स है उसमें होता क्या है कि धीरे धीरे हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाती है। और इस सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले 1981 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अंदर। देन हम बात करें ईटियोलॉजी की, तो ये एचआईवी से कॉज होगा, जो कि एक ह्यूमन रेट्रोवायरस है। टू टाइप के हमें एचआईवी देखने को मिलते हैं, HIV-1 एंड HIV-2, विच आर जेनेटिकली डिफरेंट बट हैज़ रिलेटेड फॉर्म। कि जो HIV-1 है और HIV-2 है वो जेनेटिकली एक दूसरे से अलग होते हैं बट एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। HIV फर्स्ट है वो मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि एड्स से एसोसिएटेड मिलेगा, जो यूनाइटेड स्टेट है, यूरोप है, सेंट्रल अफ्रीका है, इन कंट्रीज़ में। और जो HIV सेकंड है वो सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज़ को कॉज करता है इन वेस्ट अफ्रीका एंड इंडिया में। तो हमारे इंडिया के अंदर जो HIV सेकंड है उसकी वजह से ज़्यादा डिजीज़ कॉज होंगी। जो HIV सेकंड है उस वो ट्रांसमिटेड होगा लेस एफिशिएंटली देन HIV-1, कि HIV-1 ट्रांसमिट ज़्यादा जल्दी होता है और एज़ कम्पेयर टू HIV सेकंड। तो जो HIV सेकंड है वो कहीं ना कहीं HIV फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम फैलता है। HIV के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टिपिकली एक रेट्रोवायरस है जिसके अंदर स्मॉल RNA जीनोम मिलेगा हमें, और उसके अंदर 9300 बेस पेयर मिलते हैं। ये एक स्फेरिकल और contains nucleo capsid core surrounded by a lipid bilayer और envelope derived from host cell membrane। कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का ही दिखेगा, जिसके अंदर ये जो RNA है वो बाहर से ऐसे कवरिंग मिलती है इसकी पूरी, और जो ये कवरिंग है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से बनती है। वायरल जीनोम एनकोड 3 मेजर ओपन रीडिंग फ्रेम। की जो वायरल जीनोम है उसके ऊपर 3 ओपन रीडिंग फ्रेम होती है, गैग, पोल और एन। जो गैग है वो एनकोड करता है पोलीप्रोटीन के लिए, पोल है वो एनकोड करता है 3 इम्पोर्टेंट एंजाइम्स। और कौन कौन से एंजाइम है वे होते हैं RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा RNase H, प्रोटीएज एंड इंटीग्रेज। जो ENV है वो एनकोड करेगा फॉर लास्ट ट्रांसमेम्ब्रेन एनवेलप प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल बाइंडिंग एंड एंट्री। सेवरल स्मॉल जीन्स एनकोड रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट एनहेंस वायरॉन प्रोडक्शन और कॉम्बैट होस्ट डिफेंस। इसके अलावा ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सबसे बाहर में जो एनवेलप प्रोटीन है GP120 और जो एनवेलप प्रोटीन है GP41। यहाँ पर ये मैट्रिक्स प्रोटीन मिलता है P17। देन यहाँ पर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होगा, प्रोटीएज प्रेजेंट होता है, ये RNA है इसका, P32 इंटीग्रेज प्रेजेंट होता है, ऐसे ये कोर प्रोटीन है और ये मैट्रिक्स प्रोटीन है, और ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। HIV एजेंट है, ये एक RNA वायरस है जो कि रेप्लिकेट करता है एक्टिवली डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट के अंदर। इसकी यूनिक एबिलिटी होती है कि जो T4 हेल्पर सेल है उसे डिस्ट्रॉय करने की। वन से पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विद HIV वायरस, तो जो HIV वायरस है वो पर्सन की बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, और जो पर्सन है वो काफ़ी लंबे समय तक सिम्टम लेस रहेगा, और उसके बाद की कुछ साल के बाद सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सोर्स क्या है इसका? कि जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहाँ मिलेगा? ब्लड के अंदर मिल सकता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मिलेगा और सीमन में मिलेगा। लोअर कंसंट्रेशन है वो टीयर्स में, सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में, यूरिन में और सर्वाइकल एंड वेजाइनल सीक्रेशन में मिलेगी। ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम ब्रेन टिश्यू, लिम्फ नोड, बोन मैरो सेल एंड स्किन से, बोन मैरो सेल से, लिम्फ नोड से, ब्रेन टिश्यू से भी ये हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं। हाउएवर ओनली ब्लड एंड सीमन आर नोन टू ट्रांसमिट द वायरस, और सिर्फ ब्लड और सीमन से ही वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। ये एवरेज नंबर है HIV पार्टिकल्स का 1 ml ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड, कि ब्लड के अंदर, सीमन के अंदर, वेजाइनल फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में और सलाइवा में 1 ml अगर हम इनकी कंसंट्रेशन ले
क्वांटिटी लें तो उसके अंदर इतने HIV के पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं कि सलाइवा में सबसे कम HIV के पार्टिकल मिलेंगे। होस्ट कौन हो सकता है? जैसे जिसकी एज है वो 20 से 49 ईयर के बीच में हो और जो पर्सन है वो एक्टिवली इंगेज हो इन सेक्सुअल एक्टिविटी। और हाई रिस्क ग्रुप किन के लिए होता है? मेल होमोसेक्सुअल्स के लिए, हेट्रोसेक्सुअल पार्टनर के लिए, और जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं और जो मतलब कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं जिनमें बार बार। इसके अलावा जिनके अंदर STDs हैं उनके अंदर हाई रिस्क हैं एड्स होने के। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि जो HIV है वो इन्फेक्ट कर सकता है मैनी टिश्यूज़ को, जिसमें जो टारगेट हैं वो मेन 2 टिश्यू होते हैं, एक तो इम्यून सिस्टम के और दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो प्राइमरी इफ़ेक्ट होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर होता है क्योंकि जो T4 सेल है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मिलेगी। इसके अलावा जो मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल हैं वो भी अफेक्टेड मिल सकती हैं। फिर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ HIV की, तो इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं? इन्वेजन, मैचुरेशन, रिलीज़। कि इन्वेजन में क्या होगा? सबसे पहले ये अटैचमेंट करेगा होस्ट सेल से, फिर उसके साथ में फ्यूज़ होगा, फ्यूज़ होने के बाद उसके बॉडी में जाएगा अटैचमेंट या फिर बाइंडिंग। फिर बाइंडिंग करने के बाद में जो सेल है, होस्ट की सेल है, उसके साथ में उसका फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद में मैचुरेशन में कौन से स्टेप आएंगे कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोसेस होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद में इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन करने के बाद में रिलीज़ होता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद में ये रेप्लिकेट करेगा, फिर ये असेंबली बनाएगा और बाहर रिलीज़ होगा, बडिंग के थ्रू बॉडी से ये बाहर निकलेगा। तो इन स्टेप को, जो इसके ये स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि ये होस्ट की सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये आके बाइंड हुआ, सेल के साथ में फ्यूज़ हुआ, अपने जो RNA है, जेनेटिक मटीरियल है। देन जो लाइफ साइकिल है उसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बडिंग, एंट्री, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियर इम्पोर्ट, इंटीग्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, असेंबली एंड देन मैचुरेशन और बडिंग। ऐसे भी हम 9 स्टेप में भी इस लाइफ साइकिल को बता सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे इसमें और इसमें से आप कोई भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम बात करें रोल्स ऑफ एंजाइम की, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो यहाँ काम आएगा। इसके अलावा प्रोटीएज काम आता है, इंटीग्रेज काम आएगा। तो जो इंटीग्रेज है वो कैटेलाइज करवाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA कॉपी ऑफ देयर RNA जीनोम इनटू क्रोमोसोम ऑफ ए होस्ट सेल। होस्ट सेल का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो RNA जीनोम है उसकी DNA कॉपी को ये इंटीग्रेट करवाएगा। और जो इंटीग्रेज एंजाइम है, अगर इसे हम इनहिबिट कर दें तो ये एक एंटी एड्स थेरेपी में हम यूज़ कर सकते हैं इसका। ऐसे ही प्रोटीएज एंजाइम को अगर हम इनहिबिट कर दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को अगर हम इनहिबिट करते हैं तो ये भी एंटी एड्स थेरेपी में काम आ सकते हैं इनका इनहिबिशन। प्रोटीएज असेंशियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरॉन्स। HIV प्रोटीएज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीप्रोटीन एंड प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसके अंदर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी होंगी। ये RNase HB होता है, एलिकेज एक्टिविटी भी होती है इसके अंदर, और ये कैटेलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड प्रोवायरल DNA फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम। क्योंकि हमें पता है कि जो RNA है रेट्रोवायरस का वो सिंगल स्टैंडर्ड है और उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? डबल स्टैंडर्ड DNA में, ताकि होस्ट के DNA के साथ वो इंटीग्रेट हो सके। अब कौन कौन से कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि एड्स की जो HIV वायरस है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कि एड्स हो रखा है इंडिविजुअल को। तो यहाँ पर सप्रेशन होगा इम्यून सिस्टम का। इसके अलावा
हमें पीसीपी देखने को मिलेगा कि जो न्यूमोनिया है वो होगा पर्सन के लिए, पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हो गए, मतलब कि छोटी छोटी डिजीज़ जो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशन में, वो अगर किसी के अंदर एचआईवी है तो वो छोटी छोटी डिजीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। वेट लॉस होने लगता है, फेरिंग्स के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, रैशेज होने लगते हैं बॉडी पे, सर दर्द होने लगता है, फीवर हो जाता है। इसके अलावा ये ऐसे एक्सट्रीम वेट लॉस की कंडीशन में इंसान ऐसा दिखने लग जाता है। देन जो अक्यूट एचआईवी सिंड्रोम है वो 3 से 6 वीक ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद में हमें दिखने लगेंगे। अक्यूट जो एचआईवी इन्फेक्शन है उसमें मेन सिम्टम्स क्या आते हैं कि सिस्टमेटिक फीवर, वेट लॉस होगा, और जो फेरिंग्स हैं वो अफेक्ट होगा, माउथ के अंदर सोर्स एंड थ्रस, ईसोफेगस के अंदर सोर्स होंगे, मसल्स भी अफेक्ट होंगी, लीवर स्प्लीन अफेक्ट होते हैं, स्किन अफेक्ट होगी, लिम्फ नोड अफेक्ट होंगे और गैस्ट्रिक रीजन अफेक्ट होगा। और इसके जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें कि इन्फेक्शन अगर हम देखें तो मेल्स ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और हर एक एज के अंदर और किसी भी ग्रुप के अंदर हम इसे देख सकते हैं, इसके एचआईवी डिजीज़ को, एड्स को। ऑल एरिया ऑफ कंट्री आर अफेक्टेड, कि हर एक एरिया ऑफ कंट्री में मिलेगा। एड्स इज़ नाउ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर ऑल मैन एज 25 to 44। अगर हम देखें कि जो एड्स हैं वो दूसरे नंबर पे आता है डिजीज़ की वजह से डेथ होने में। इसके अलावा जो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है एड्स के केसेस की, कि जो ये रेड वाला रीज़न है ये दिखाता है एज 10 to 14, उसके अंदर 5 लोगों की डेथ। फिर 31% में 15 to 29, और जो मेजर पोर्शन है 57% है वो ऐसे लोगों के अंदर डेथ है जिनकी एज 30 to 49 है। अब हम बात करें कि किस तरीके से ट्रांसमिट होगा, तो ड्रग यूज़र्स हैं जो इंजेक्शन का बार बार यूज़ करते हैं उनके अंदर 2.2% रेट से ट्रांसमिट होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से 85.8% की, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से प्री नेटल ट्रांसमिशन होता है 3.8%, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू 2%, और जो दूसरे नॉन स्पेसिफाइड रीज़न है वो 6.2% है। एचआईवी ट्रांसमिशन जैसे कि ब्लड स्ट्रीम में कैसे एंटर करेगा, कट्स के थ्रू, स्किन में ब्रेक लगने की वजह से, म्यूकस मेम्ब्रेन के ढंग से काम करने की ना वजह से, और डायरेक्ट इंजेक्शन की वजह से। कौन कौन से रूट्स होते हैं इसके ट्रांसमिशन के? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मेल टू फीमेल और वाइस वर्सा, या फीमेल टू फीमेल। ब्लड एक्सपोजर की ड्रग इंजेक्ट करना, निडल शेयरिंग करना। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकता है, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। प्रीनेटल में ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, क्या क्या रूट्स हैं इसके अलावा, जैसे 1, 2, 3 रूट्स हमने ये देखे। इसके अलावा 4th एंड 5th ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन में कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, हॉस्पिटल स्टाफ है या फिर लेबोरेटरी वर्कर्स हैं, उनके अंदर अपने काम को करते हुए एड्स का एंटर करना। दूसरे जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नीडल प्रिक के ड्यूरिंग एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जैसे कि वेजाइनल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क और सीमन के थ्रू। एचआईवी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। कि नीडल का यूज़ किया जाए विदाउट स्टेरिलाइजेशन तो उसकी वजह से भी एचआईवी एंटर कर सकता है, और सेक्स के थ्रू मदर टू बेबी भी जो एचआईवी है वो ट्रांसमिट कर सकता है। हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? तो यूरिन टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, ब्लड डिटेक्शन टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, और श्योर के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं इसे, कि जो एलिसा और ईया है उसके थ्रू डायग्नोस किया जा सकता है। जो रेडियो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ऐसे है, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी ऐसे है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट में यूरिन वेस्टर्न ब्लॉट, सेंसिटिव एज टेस्टिंग ब्लड, सेफ वे ऑफ स्क्रीन फॉर एचआईवी। कि जो यूरिन टेस्ट है उसमें हम यूरिन वेस्टर्न ब्लॉट का यूज़ करते हैं। ये ब्लड टेस्टिंग के जैसा ही सेंसिटिव वे है और ये सेफ़ है। can cause false positive in certain people at high risk of HIV। इसके अलावा
एंटी रेट्रोवायरल एजेंट कौन कौन से होते हैं, कि हम कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स को हम दे सकते हैं, और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एट्रावीन है। प्रोटीएज इनहिबिटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे नाम हैं, इनमें से कोई एक दो नाम आप याद कर सकते हैं। देन फ्यूज़न इनहिबिटर का यूज़ किया जा सकता है। कीमोकाइन को रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का यूज़ किया जा सकता है। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। देन ये एक ड्रग के बारे में थोड़ा बता रखा है, इसका मैकेनिज़्म थोड़ा बता रखा है। अगर आप इस ड्रग को देखना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्किप भी कर सकते हैं। इसका जो ये पाथवे है ये लिख लें, बस बहुत है। अब रिसेंट थेरेपी एड्स के लिए हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, कि जैसे ड्रग का यूज़ किया जाता है, तो ये कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। आप इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं वायरस जो एड्स है उसे क्योर करने के लिए। पूरे तरीके से तो क्योर नहीं होगी। इसके अलावा हम जीन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं एड्स को क्योर करने के लिए। तो इसके अंदर जो आरएनए इंटरफेरोन है इज़ डैमेज्ड टू ए सर्टेन आरएनए सीक्वेंस विद पार्टिसिपेशन ऑफ ए डिफरेंट डिफेंडिंग आरएनए मॉलिक्यूल। दिस सिस्टम प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन अनलेस वायरस हैड लर्न टू कट इट ऑफ इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। कि जो जीन थेरेपी है उसमें हम आरएनए इंटरफेरोन को डैमेज करते हैं, और इसके अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट किया जाता है जब तक कि वायरस कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के ड्यूरिंग उस डिफेंडिंग मॉलिक्यूल को कट करना ना सीख लें। Researchers from countries including Russia are developing the artificial RNA interference system। कि रसिया की जो कंट्री, मतलब बहुत सारी कंट्री है वहाँ से रिसर्चर जैसे कि रसिया से, वो आर्टिफिशियल आरएनए इंटरफेरेंस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। ये एक नॉन इंजूरियस सिस्टम है पेशेंट के लिए, और इसमें जो वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं उनको किल किया जाएगा, उनको डैमेज किया जाएगा। और फाइट करने के लिए HIV के अगेंस्ट जो रसियन बायोलॉजिस्ट है उन्होंने 3 जेनेटिक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। वैक्सीन्स की HIV के अगेंस्ट वैक्सीन्स को डेवलप करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा मतलब हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है कि जो HIV वायरस है वो बार बार इवॉल्व होता रहता है, जिसकी वजह से कि जब पहले उसके एक पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर था तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है कि अपनी जो इवोल्यूशन है वो करता रहेगा, और उसके इवोल्यूशन की वजह से ही उसमें चेंज आते रहेंगे, और जो वैक्सीन हम बनाते हैं वो वैक्सीन उसके अगेंस्ट फर्दर काम नहीं कर पाती। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ हम कर सकते हैं। फिर HIV इन्फेक्शन एंड एंटीबॉडी रेस्पॉन्स का ये ग्राफ दिखा रखा है कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ और 6 मंथ ये ईयर बीतते गए, यहाँ पर जो वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटीबॉडीज़ बनी, तो एंटीबॉडी ज़्यादा होंगी, वायरस कम होगा, फिर एंटीबॉडी के नंबर कम होंगे, और लास्ट में फिर वायरस के नंबर बढ़ने लगेंगे। इनिशियल स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स और कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते। इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर सिम्टम्स फ्री होता है, और लास्ट जो इलनेस स्टेज है उसके अंदर हमें एड्स के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जो इंक्यूबेशन पीरियड है HIV इन्फेक्शन का, फ्रॉम HIV इन्फेक्शन टिल डेवलपमेंट ऑफ एड्स, कि ये जो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि फ़र्स्ट सिम्टम दिखना, कि जब से HIV ने एंटर किया है बॉडी में तब से लेके फ़र्स्ट सिम्टम दिखने का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और इसमें कम से कम कुछ महीनों से लेके 10 साल और उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ HIV रिस्क, कि जैसे मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें कि अपनी सोसाइटी में बात करें तो रेसिज्म, स्टिग्मा, पुअर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी, माइग्रेशन की वजह से HIV के रिस्क बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो जो इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी है वो इन तीनों वजह से एनहेंस होगी। प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो जो प्राइमरी HIV प्रिवेंशन है रेफर्स टू एक्टिविटी फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग अनइन्फेक्टेड पीपल बिकम
बिकम इन्फेक्टेड, कि जो प्राइमरी HIV इन्फेक्शन है उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि इस चीज़ पे फोकस करना कि जो लोग अभी अनइन्फेक्टेड हैं उन्हें इन्फेक्ट होने से बचाया जाए। और जो सेकेंडरी HIV प्रिवेंशन है वो एम करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कि लोग हैं वो स्टे वेल रहें, सही रहें, और लोगों को उनके मतलब वेलफेयर के बारे में एडवाइसेस, उनके राइट्स के बारे में एडवाइस देना, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बिहेवियर और डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। टर्शियरी जो HIV प्रिवेंशन है वो मिनिमाइज द इफ़ेक्ट ऑफ इल हेल्थ एक्सपीरियंस बाय समवन हु इज़ सिम्टोमेटिक विद HIV डिजीज़, कि ऐसे लोगों को ड्रग व्रग दे के, थेरेपी दे के इन लोगों के अंदर HIV के इन्फेक्शन को रोकना। इसके अलावा कॉन्डम्स का यूज़ करें, सेक्सुअल एक्टिविटी के ड्यूरिंग, मल्टीपल पार्टनर ना रखें, स्टीराइड नीडल्स का यूज़ करें जब भी इंजेक्शन देना हो, और नीडल्स को कभी भी शेयर ना करें, अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को रोकें, जितनी भी प्रेग्नेंट वूमेन हैं उनका HIV टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशंस का यूज़ करें, जैसे कि हाइजीन्स, जो हैंड हाइजीन है, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर है, उनका यूज़ करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए लोगों को, और जो प्रॉपर डिस्पोजल है बायोमेडिकल वेस्ट का उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। तो ये पूरा हमने एड्स के बारे में पढ़ा, हमने प्रिवेंशन पढ़े, एड्स के कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, सोसाइटी लेवल पे इसके कॉज देखे, और HIV इंक्यूबेशन पीरियड देखा, एंटीबॉडी और HIV इन्फेक्शन का रिस्पॉन्स देखा। इसके अलावा इसके लिए वैक्सीन देखी, जीन थेरेपी, और कौन कौन से थेरेपी यूज़ की जाती हैं, कौन सी ड्रग्स हैं, कौन सी एंटीवायरल एजेंट है, कैसे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा, ये इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने की हैं। इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसकी जो इटियोलॉजी है वो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, ये सारी बातें हमने की। तो ऐसे कंप्लीट हुआ एड्स का टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपके समझ में आया होगा, और जो ये नोट्स हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ये मोर देन इनफ है, आप इन नोट्स में से जितना आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग अपना लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।